Welcome to Smitra family, sir. Today, Dr. Ayush Agrawal is going to tell us about gallbladder stone. गॉलब्लैडर स्टोन को पित्त की थैली में पथरी भी बोलते हैं और ऐसा समझा जाता है कि इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना चाहिए क्योंकि ना करने पे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। किन परिस्थितियों में करना चाहिए और कब कब करना चाहिए ये आज हमें सर बताने वाले हैं। प्लीज़ सर, लेट अस। हम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन पे एक बेसिक डिस्कशन करेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है, उसकी वजह क्या होती है और क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट होता है। पहला, किन किन लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इंडिया में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉमन है। ओवरऑल अगर इंडिया में देखा जाए तो 6 से 7% पॉपुलेशन में गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं, जिसमें से नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा कॉमन है। फीमेल खासतौर से जिनकी एज 40 या उससे ऊपर है, उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगर कोई लेडी जिसकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन के चांसेस हैं। कोई फीमेल पेशेंट जो OCPs खा रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है लंबे समय से, उनमें संभावना बढ़ जाती है गॉल ब्लैडर स्टोन की। उसके साथ साथ ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आपका चलना फिरना कम हो, जिसमें आप अक्सर फिजिकली ज़्यादा एक्टिव ना हो, ऐसे में भी गॉल ब्लैडर स्टोन की संभावना बढ़ती है। डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा आप फैट ले रहे हो, बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर्स ले रहे हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूसेस हो गया, और जो डाइट जिसमें फाइबर कम हो, रफेज कम हो, ये सब डाइट भी गॉल ब्लैडर स्टोन को बनाने में हेल्प करती है। कोई पेशेंट, कोई आदमी जिसने बहुत जल्दी वेट लूज किया हो, डाइटिंग करी हो एक्सट्रीम, उसमें भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ साथ कुछ हद तक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी होता है कि अगर किसी की फैमिली में है तो उसमें भी लगभग 30% का चांस बोलते हैं कि अगर किसी फैमिली में किसी को है तो उसमें भी जेनेटिक की वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। अब ये ज़रूरी चीज़ें जानना सबके लिए कि अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि गॉल ब्लैडर में हमें सिर्फ दर्द होता है, वही एक सिम्टम होता है। असल में ऐसा नहीं होता। गॉल ब्लैडर स्टोन में सबसे कॉमन जो साइन है वो तो पेन है ही। पेन अक्सर जो होता है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से वो पेट के ऊपरी हिस्से में सीधी तरफ की तरफ हो सकता है, बीच में भी कभी कभी हो सकता है, कभी कभी सीधी तरफ हो सकता है। बहुत रेयर, लेकिन फिर भी कभी देखा गया है कि लेफ्ट साइड में भी गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन हो सकता है। उसके अलावा इंडाइजेशन, मेडिकल टर्म में जिसको डिस्पेप्सिया कहते हैं, उसका मतलब पेशेंट आपके पास आके बताएगा कि हमें बदहज़मी हो रही है, खाना खाते जल्दी पेट भरा भरा लगता है, कभी कभी डकारें ज़्यादा आती हैं। ये सारे सिम्टम भी अक्सर गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से देखे गए हैं। फैट इंटॉलरेंस, मतलब कि कभी भी आप ज़्यादा फैट वाला तला भुना खा लेंगे, ज़्यादा चिकनाई खा लेंगे, उससे भी आपको दर्द या भारीपन लग सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन होने की वजह से। गैस ज़्यादा बढ़ना। उसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गया तो ऐसी स्थिति में बुखार आ सकता है, पीलिया हो सकता है, और एक टर्म होता है हम जिसको बोलते हैं बिलियरी कोलिक। ये जानना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमें गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ तो गॉल ब्लैडर में जो पेन होता है वो लंबे समय तक चलता है, 24 घंटे से ऊपर दर्द चलता ही रहता है, तो उसके साथ में बुखार भी आता है, तो वो दर्शाता है कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया। उससे मिलता जुलता एक सिम्टम होता है, उसको बोलते हैं बिलियरी कोलिक। उसमें क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन होते हैं या फिर रेते जैसा चीज़ होता है, उसको स्लज बोलते हैं। वो अगर किसी वजह से आगे स्लिप कर जाए, गॉल ब्लैडर आगे कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ा होता है जो कि नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है। अगर किसी वजह से वो छोटा स्टोन या वो जो स्लज होता है वो नीचे स्लिप कर जाए तो आपको बिलियरी कोलिक होता है। उसमें भी दर्द होता है, छूने में किसी के पेट में हाथ लगाने से दर्द मालूम पड़ता है, लेकिन उसमें बुखार नहीं होता और वो दर्द अक्सर 24 घंटे से कम रहता है, 6-7 घंटा रहता है, उसके बाद वो दर्द नॉर्मल हो जाता है, तो उसको बिलियरी कोलिक बोलते हैं। अब गॉल ब्लैडर स्टोन से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं या क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। पहला होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है जो तुरंत कोई दिक्कत बनी हो। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में जैसा पहले बताया गया कि दर्द होगा आपको पेट के ऊपरी हिस्से में, दर्द के साथ साथ बुखार आ सकता है। ये मेन फीचर होते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ये जब भी किसी को हो तो उसी समय हम मरीज को सजेस्ट करते हैं कि तुरंत जब भी आपको दिक्कतें आ रही हैं आप तुरंत हॉस्पिटल में आए, इमरजेंसी में आए, इमरजेंसी में देखा जाएगा। उसी समय अगर पहले से मालूम है गॉल ब्लैडर स्टोन तो हमारे लिए जानना आसान होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से दिक्कत आई है, वरना उस समय रूटीन चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, और अल्ट्रासाउंड से मालूम पड़ता है गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई है, जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं।
ऐसी स्थिति में हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हम उसी समय अगर मरीज को दवा देके एडमिट करके अगर अर्ली स्टेज पे ऑपरेशन कर दें तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में धारणा होती है कि हम दवा लेके पहले घर चले जाएं, फिर उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद ट्रीटमेंट कराएंगे, सर्जरी करेंगे। ऐसे में कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा होता है क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। जैसा कि पहले बताया कि अक्सर गॉल ब्लैडर में दर्द के अलावा जो बाकी सिम्टम्स होते हैं कि गैस बनना, बदहज़मी होना, ऐसे में अक्सर गॉल ब्लैडर में लो ग्रेड पे कुछ इन्फेक्शन होता रहता है और वो लो ग्रेड इन्फेक्शन होते होते गॉल ब्लैडर लोगों का सिकुड़ जाता है और उसको बोलते हैं क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। ये स्थिति भी ऑपरेशन की भी इंडिकेशन है कि जब भी इस तरह का हमें फीचर मालूम पड़े हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, देखेंगे कि इस तरह के साइंस हैं क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस के, तो उसका ऑपरेशन किया जाएगा। अब आते हैं हम कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। पहला होता है म्यूकोसील। म्यूकोसील का मतलब है कि गॉल ब्लैडर में पानी जैसा म्यूकस जिसको बोलते हैं, एक थिक विस्कस लिक्विड भर जाता है। ये अक्सर तब होता है जब कोई स्टोन गॉल ब्लैडर के नेक में यानी कि गॉल ब्लैडर की जो गर्दन वाला हिस्सा है उसमें जाके कोई स्टोन फंस जाए, तो वो स्टोन फंसने की वजह से गॉल ब्लैडर एक्सेस म्यूकस रिलीज करता है और उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन सबसे सूजन आ जाती है और वो म्यूकोसील कहलाता है। अगर हम उसी समय उसको ट्रीटमेंट ना करें या फिर कोई मरीज जो डायबिटिक है जिसकी इम्यूनिटी लो है उसमें वो म्यूकस कन्वर्ट होकर पस में बन जाता है, उस स्थिति को हम बोलते हैं इम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर। ऐसे में गॉल ब्लैडर में और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, ओवरऑल मरीज की कंडीशन भी डिटेरियोरेट कर जाती है, मरीज को भी इन्फेक्शन और सेप्सिस के साइन मिल सकते हैं। अगर हम उसको और ट्रीट ना करें तो और आगे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है जिसमें गॉल ब्लैडर फट सकता है, जिसको परफोरेशन बोलते हैं। ये एक तरीके की इमरजेंसी होती है, ऐसे में इमीडिएट हमें सर्जरी करने की जरूरत होती है या कहीं ना कहीं किस तरह से इंटरवीन करना जरूरी है। अगर स्टोन स्लिप करके आगे कॉमन बाइल डक्ट में चले जाए जिसको हम पित्त की नली बोलते हैं, उस केस में बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कि जो नॉर्मल लीवर से पित्त बन के आँख में जा रहा है, छोटी आँख में, उसकी फ्लो रुक जाती है। ऐसे में पेशेंट को पीलिया हो जाता है, पीलिया के साथ में बुखार हो सकता है, इसको बोलते हैं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। उसी का ही कॉम्प्लिकेशन आगे है कोलेंजाइटिस। पीलिया हुआ, पित्त का फ्लो रुक गया जिसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के चलते पूरा जो सिस्टम है हेपेटोबिलियरी सिस्टम, लीवर, गॉल ब्लैडर, जो हमारे डक्ट्स है बाइल डक्ट, इनमें इन्फेक्शन होता है, उसको कोलेंजाइटिस बोलते हैं। ये भी एक तरीके की इमरजेंसी होती है। मरीज अक्सर हमारे पास सेप्सिस में आता है या शॉक में लो बीपी लेके आता है, तो उसमें भी हमें तुरंत एडमिट करके मरीज को इंजेक्शन देके और अर्ली कहीं ना कहीं से हमें वो पित्त की जो रुकावट है उसको खोलना पड़ता है। फिर होता है पेंक्रेटाइटिस। कभी स्टोन स्लिप करके आगे गॉल ब्लैडर से आगे निकल के पित्त की नली से निकल के छोटी आंत के पास एक डक्ट होता है जो कि पेंक्रियास से निकलता है। वो गॉल ब्लैडर का स्टोन वहाँ पर भी कभी कभी सूजन पैदा कर देता है जिसकी वजह से पेंक्रियास में सूजन आती है, इसको बोलते हैं पेंक्रेटाइटिस। पेंक्रेटाइटिस अपने आप में भी एक बहुत सीवियर बीमारी मानते हैं। इसमें भी मरीज बहुत सीवियर पेट दर्द से आता है जो कि अक्सर रूटीन पेन किलर से रिलीफ नहीं होता। इस स्थिति को हम पेंक्रेटाइटिस बोलते हैं। इसमें भी हमें उस समय तुरंत इमरजेंसी में आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है जिससे एग्रेसिवली उसको ट्रीट किया जा सके और आगे की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके। और इसमें भी हमारा ट्रीटमेंट का प्लान यही रहता है कि पहले पेंक्रेटाइटिस को डायग्नोज करके उसको सेटल होने दें और जैसे ही पेंक्रेटाइटिस सेटल हो जाए तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग गॉल ब्लैडर की सर्जरी एडवाइस करेंगे। बाकी तो चीज़ें रेयर हैं कि कभी कभी कोई गॉल ब्लैडर का स्टोन किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से इंटेस्टाइन में चले जाता है और इंटेस्टाइन में आगे जाके छोटी आंत के लास्ट के हिस्से में वो रुकावट बनाया है, तो मरीज हाथों की रुकावट के साइंस लेके आता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लेके आता है। बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं या सीक्वली बोल सकते हैं। 1% के आसपास इंसिडेंट होता है। जिन लोगों में बहुत लंबे समय तक गॉल ब्लैडर में स्टोन रहते हैं या बड़े स्टोन होते हैं उनमें लगभग देखा गया कि 20 साल तक अगर किसी को स्टोन रह जाए तो ऐसे में गॉल ब्लैडर कैंसर बनने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि गॉल ब्लैडर स्टोन नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है, तो इसी वजह से गॉल ब्लैडर कैंसर भी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कॉमन देखा गया। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पे। गॉल ब्लैडर का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है हम लोग लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिन मरीजों में ये दिक्कतें आ रही हैं, जैसे पहले बताया दर्द की या फिर जिनको डिस्पेप्सिया हो रहा है, जलन हो रही है, गैस ज़्यादा बन रही है, उन सब में सर्जरी करनी ही है, उनको बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। उसके अलावा कुछ मरीज कैटेगरी है जिनमें ऑपरेशन ज़रूरी है, जिनका पत्थर बड़ा हो, 2.5 सेंटीमीटर से अगर बड़ा स्टोन गॉल ब्लैडर में है, उनको भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। कोई मरीज जिसकी इम्यूनिटी लो है या फिर कोई मरीज जिसका ट्रांसप्लांट प्लान किया गया है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट होना है, ऐसे मरीजों को भी हम लोग पहले ही अगर उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो सभी
ट्रांसप्लांट से पहले हम उनको गॉल ब्लैडर की सर्जरी एडवाइस करते हैं। बच्चों में कभी कभी देखा गया कि अक्सर बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं होते, लेकिन अगर किसी बच्चे में गॉल ब्लैडर स्टोन देखा जाता है, हमें उसका वर्कअप करना पड़ता है, डायग्नोसिस बनाना पड़ता है कि इसमें बच्चे में स्टोन क्यों बना। ऐसे में देखा गया कि हीमोलिटिक एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें ब्लड का ब्रेकडाउन होता रहता है, उस ब्रेकडाउन की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है। तो हमें ऐसी कंडीशन में भी सर्जरी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। फिर आते हैं इस पर कि जिन मरीजों को कोई दिक्कत नहीं है या फिर जिनमें अल्ट्रासाउंड के रूटीन चेकअप में मालूम पड़ा गॉल ब्लैडर स्टोन, उनमें क्या किया जाए। ये चीज़ थोड़ा सा ज़रूरी है डिस्कशन के लिए, क्योंकि अक्सर मरीजों को कई बार ये सलाह दी जाती है कि जब तक दर्द ना हो तब तक ऑपरेशन नहीं कराओ। लेकिन आज की डेट में हम ये धारणा को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब गॉल ब्लैडर किसी को स्टोन अगर इंसिडेंटल मालूम पड़ा है, रूटीन चेकअप में मालूम पड़ा है, तो 20% चांस है कि आने वाले समय में उसको दिक्कत आ सकती है। वो 20% कौन से मरीज हैं ये कहना मुश्किल है। अगर 100 मरीजों को हमने गॉल ब्लैडर स्टोन इंसिडेंटली देखा गया, तो 100 में से 20 में चांसेस हैं कि आने वाले समय में उससे कोई दिक्कत आएगी, लेकिन वो 20% कौन है ये कहना मुश्किल है। तो ऐसे में अगर हमें लगता है कि मरीज की कंडीशन स्टेबल है, मरीज की एज बहुत ज़्यादा नहीं है, ओवरऑल मेडिकली फिट है, तो ऐसे में मरीज को अक्सर हम एडवाइस करते हैं कि आप समय रहते इसका ऑपरेशन करा लें, क्योंकि इस समय जो ऑपरेशन होता है उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है, मरीज को एक एडमिट करके छुट्टी कर देते हैं। तो ऐसे में हमेशा एडवाइस करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन का वेट ना करके उसी समय एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट ऑन कोई भी इमरजेंसी की तरह से नहीं, लेकिन हाँ प्लान करके सर्जरी करानी चाहिए, उससे फ्यूचर वो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके ऑपरेशन पे। ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का जो रूटीनली परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, यानी दूरबीन की विधि द्वारा किया गया गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन। ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, तो इससे हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके फायदे, ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द कम होता है, मरीज को हॉस्पिटल में कम रखना पड़ता है, मरीज का ब्लड लॉस बहुत कम होता है। हमने अक्सर देखा है कि मरीज का ब्लड लॉस हार्डली 5 से 10 ml होता है अगर हम लोग प्लान करके इलेक्टिव सेटिंग में ऑपरेशन करें, क्योंकि मरीज को दर्द कम है, हमें ज़्यादा बड़ा चीरा नहीं देना पड़ता। तो पोस्ट ऑपरेशन के बाद मरीज को दवा की भी कम ज़रूरत पड़ती है, और इसी वजह से मरीज अपने काम पे भी जल्दी जा सकते हैं। हमने रूटीन देखा है कि अगर मरीज को हम ऑपरेशन करते हैं, अगले दिन छुट्टी कर देते हैं, तो कई बार मरीज 3 से 4 दिन बाद अपने नॉर्मल काम को भी रिज्यूम कर पाता है। अक्सर हमने इस तरह से इसको देखा है, और क्योंकि मरीज का काम का लॉस नहीं हो रहा, मरीज को दवाइयाँ ज़्यादा नहीं देनी पड़ रही, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी मरीज के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। एक ब्रीफ में बता देते हैं कि गॉल ब्लैडर का जो लेप्रोस्कोपी होता है वो किस तरह किया जाता है। इस फोटो में जैसा दिखाया जा रहा है, 4 पोर्ट बनाते हैं, स्टैंडर्ड कोलिसिस्टेक्टमी जिसको बोलते हैं, कि जो स्टैंडर्ड टीचिंग है उसमें 4 पोर्ट पर 4 छेद बनाते हैं, एक नाभि के आसपास, एक छाती के नीचे बीच में, और 2 छोटे पोर्ट 5 मिलीमीटर के वो साइड में बनाए जाते हैं। इन चारों में से सबसे नीचे वाले जो नाभि के पास पोर्ट है उससे कैमरा चला जाता है, और बाकी 3 पोर्ट से बाकी 3 जो होल बनाते हैं उससे हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट डालते हैं सर्जरी करते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है जहाँ पर दूरबीन विधि द्वारा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने दूरबीन डाली है, कैमरे से हम देख रहे हैं लीवर दिख रहा है, और अब हम लोग गॉल ब्लैडर को अपने इंस्ट्रूमेंट डाल के गॉल ब्लैडर को हम लोग होल्ड करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर के पास अंदर का ओमेंटम चिपक गया है। ओमेंटम हमारे पेट के अंदर एक फैट होता है जो कि अक्सर जो इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। जब किसी को बार बार अटैक आता रहता है गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन का, तो ये कई बार जाके गॉल ब्लैडर पे ये आँख, छोटी आँख या फिर ये जो फैट जिसको ओमेंटम बोलते हैं चिपक जाता है। तो पहले हम अपने इंस्ट्रूमेंट से इस फैट को पकड़ के हटाते हैं। इसमें बहुत ही फाइन इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मिनिमल ब्लड लॉस हो, कोई खास ब्लीडिंग नहीं होती। तो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट से गॉल ब्लैडर से उस फैट को हटा दिया। फिर इस फैट को हटाने के बाद हम गॉल ब्लैडर को हमें डिस्कनेक्ट करना है। गॉल ब्लैडर 2 चीज़ों से जुड़ा होता है, एक होती है गॉल ब्लैडर की सप्लाई, ब्लड सप्लाई, और दूसरा होता है गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट, जो कि मेन पेट की नली में यानी कि CBD में जाके जोड़ता है।
तो हम उसको बहुत केयरफुली डिसेक्ट करके उसको बाकी नॉर्मल चीज़ों से हटा के हम गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलते हैं उनको सेपरेट करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये दो स्ट्रक्चर आके दिख रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई की है नस, खून की नस, और ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है जिसको सिस्टिक नस बोलते हैं। इन दोनों को हमने अलग अलग सेपरेट किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको क्लिप करते हैं, यानी कि टाइटेनियम की क्लिप इस्तेमाल करते हैं। इन क्लिप को हम लोग लगाते हैं जिससे कि वहाँ पर बाद में आने वाले समय में काटने के बाद डक्ट को और ब्लड सप्लाई को कोई ब्लीडिंग ना हो या कोई लीक ना हो। तो इन क्लिप को लगाने के बाद हम लोग इस तरह से क्लिप लगा दिए जाते हैं और इन क्लिप के बीच में हम लोग सीजर से यानी कैंची से हम लोग उसके बाद तो ये ब्लड सप्लाई काट दी जाती है पहले, और उसके बाद गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है यानी कि सिस्टिक डक्ट उसको हम लोग क्लिप लगा के हम उसको यहाँ से काट दें। ये आप जैसे देख सकते हैं गॉल ब्लैडर को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी दोनों को हमने अलग कर दिया है सेफ तरीके से। और उसके बाद जो गॉल ब्लैडर लीवर से चिपका हुआ होता है हमें वहाँ से हटाना होता है। फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम उस गॉल ब्लैडर को लीवर से सेपरेट करते जाते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि कोई भी और जगह इंजरी ना हो और कोई भी कहीं ब्लीडिंग ना हो। तो इस वीडियो में जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर हार्डली 2 से 3 ml का ब्लड लॉस होता है इस तरह की सर्जरी में। यहाँ हमने गॉल ब्लैडर को लीवर से कंप्लीटली सेपरेट कर लिया। जब गॉल ब्लैडर सेपरेट कर लिया फिर हम उसको ऊपर के जो 1 सेंटीमीटर वाला जो हमारा होल होता है चेस्ट के नीचे जिसको हम बनाते हैं, हम उसको इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के बाहर निकालते हैं। जैसे कि आप इसको गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर बड़ा होता है उसके अंदर पेज भरा होता है तो हम ऊपर से एक डिवाइस डालते हैं सक्शन के लिए, उससे बाइल को सर्व करके और उसके बाद जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर बाहर से इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के गॉल ब्लैडर को बाहर निकालते हैं। सारी सर्जरी के बाद हम फिर से लीवर को चेक करते हैं, कहीं कोई ब्लीडिंग या फिर कुछ हमें कोई कमी आ रही है। मिथ होते हैं या फिर कुछ सवाल होते हैं। पहला गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन। अक्सर देखा गया कि मरीज हमेशा कंफ्यूज कर जाता है कि गॉल ब्लैडर और किडनी एक ही जैसे स्टोन होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर और किडनी दोनों बिल्कुल अलग अलग ऑर्गन हैं, उनके स्टोन अलग अलग तरीके के होते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है। किडनी स्टोन में अगर छोटा स्टोन होता है तो हम कोशिश करते हैं कि दवा दे के उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और बड़ा स्टोन होता है तो किडनी में ऑपरेशन करते हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर में एक स्टोन हो कई स्टोन हो उसका ट्रीटमेंट एक ही है, गॉल ब्लैडर को निकालना ही पड़ता है और वही एक लौटा ट्रीटमेंट होता है गॉल ब्लैडर स्टोन। ऐसे ही अक्सर लोगों का सवाल होता है कि गॉल ब्लैडर में साइज़ क्या है स्टोन का, कितने हैं। फिर वही बात आती है कि किडनी से कंफ्यूज ना करें इसको। गॉल ब्लैडर में एक स्टोन हो या 1000 स्टोन हो, साइज़ छोटा हो बड़ा हो, ट्रीटमेंट सेम है, गॉल ब्लैडर को निकालना ही होता है। मैंने जैसे पहला बताया कि दर्द, अक्सर लोगों को लगता है कि दर्द है तभी हम ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दर्द के अलावा भी बहुत सारे साइंस होते हैं, जैसे बताया टटी डकार आना, गैस बढ़ना, भारीपन लगना, ये सारे सिम्टम्स गॉल ब्लैडर की वजह से भी हो सकते हैं। कभी कभी मरीज जानना चाहता है कि ओपन वाले और लेप्रोस्कोपी में बेहतर ऑपरेशन कौन सा है। ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि लेप्रोस्कोपी जैसे पहले बताया गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर के लिए। और ओपन अब तभी करते हैं जब किसी वजह से दूरबीन द्वारा ऑपरेशन ना संभव हो या फिर कोई मरीज हो जो कि एनेस्थीसिया टॉलरेट ना कर सके, तो हम उसमें ओपन का ऑप्शन रखते हैं। वरना ऑलमोस्ट सारे मरीजों में लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा ही ऑपरेशन किया जाता है। रिजल्ट दूरबीन का मैंने जैसे बताया हमेशा बेहतर होता है, रिकवरी जल्दी होती है, ब्लीडिंग कम होती है, दवाइयाँ कम होती है। आजकल कुछ सालों से शुरू हुआ है नया ट्रेंड जिसमें अक्सर मरीजों को ऑफर किया जाता है कि हम एक ही होल से ऑपरेशन करेंगे गॉल ब्लैडर का। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड टीचिंग है, जो क्लासिकल सर्जरी है, वो चार छेद द्वारा यानी 4 पोर्ट द्वारा ही करी जाती है। सिंगल होल से सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी भी एक इवॉल्विंग साइंस है, उसमें अभी भी रिसर्च चल रही है, उसके रिजल्ट्स वेरी करते हैं। और सिंगल होल सर्जरी में कभी कभी
अगर 4 फुट से कंपेयर करें तो थोड़ा सा रिस्क रहता है अंदर किसी इंजरी होने का। तो इसलिए जो सबसे सेफ है और जो सबसे 100% रिजल्ट देने वाली सर्जरी है वो स्टैंडर्ड 4 फुट द्वारा ऑपरेशन की है। मेडिकल ट्रीटमेंट, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर में क्या दवा का इलाज होता है। मैंने बता दिया कि गॉल ब्लैडर में एकलौता ऑपरेशन ही ट्रीटमेंट है, दवा का ट्रीटमेंट नहीं होता। दवा देने का रोल कई बार ट्राई हुआ, कई बार स्टडीज़ करी गई, लेकिन ऐसा देखा गया कि दवा 30 से 40% टाइम असर करती है, बाकी टाइम असर नहीं करती। जिनमें दवा असर करती भी है, जब दवा बंद कर देते हैं स्टोन दोबारा बन जाता है। गॉल ब्लैडर एक फैक्ट्री की तरह है, आप जब दवा दे दोगे तो दवा हो सकता है उसके बाद स्टोन को रोक दे, लेकिन दवा बंद करने के बाद वापस स्टोन बन जाएगा। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, ये भी ज़रूरी चीज़ है। लोग कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद हमें चिकनाई नहीं खानी, ऑपरेशन के बाद खाने पीने में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। हम बोलते हैं कि क्योंकि मैंने बताया फैट लेने से गॉल ब्लैडर का स्टोन का दर्द हो सकता है, तो जब तक गॉल ब्लैडर में स्टोन है तब तक आपको फैट का रिस्ट्रिक्शन करना है। एक बार गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल रहेगा, आपकी डाइट नॉर्मल रहेगी, आप फैट भी खा सकते हैं उसके। लाइफस्टाइल चेंज अगेन, क्योंकि हम लोग जैसे दूरबीन वाला ऑपरेशन करते हैं, 4-6 से ऑपरेशन होता है, मरीज की रिकवरी जल्दी होती है, तो मरीज का रूटीन वर्क बहुत जल्दी रिज्यूम हो जाता है, कोई लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके आपके कोई सवाल हो आप ये पूछ सकते हैं। देखिए आज ये सब जानकर तो अच्छा लग रहा है कि वॉशरूम की हमें जानकारी मिली। इसमें सर वो मैं समझ पा रहा हूँ कि गॉस्टोन की तो हल्के नहीं मिलना चाहिए, ये बात तो डेफिनेट है। और जैसा सर ने बताया कि इवन जो केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनका हमें इंसिडेंटल फाइंडिंग मिली, उस केस में भी उसको हल्के में मिलना चाहिए। हालांकि वो 20% है, हमें नहीं पता वो 20% किसमें कॉम्बिनेशन है, तो उसको भी हल्के में ना लेके उसको जल्दी से समय नाइस सर, थैंक यू।